is Sharik Ansari and I welcome to all of you to this amazing platform of डॉक्टर बायोलॉजी। तो हमने जो दूसरा वाला पार्ट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें जो पढ़ा था ना, तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और उसके जो आगे वाले एप्लीकेशन थे ना, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उससे जो आगे का पार्ट है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके बारे में आज जब यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि मुझे यहाँ पर दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि तीन रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, R1 R2 और R3 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है बैटरी लगी हुई है, बैटरी जो क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान सकता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव V वोल्ट मान सकता हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ से I करंट मेरा फ्लो करेगा इस सर्किट में, ये यहाँ से I करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो किया, तो ये I करंट जो है ना फ्लो होते होते ये जो यहाँ पर इस टर्मिनल पे पहुँचता है। तो यहाँ पर करंट को पास होने के लिए हमारे पास कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ डिसाइड करती है कि जो सर्किट है वो पैरेलल में है या फिर सीरीज़ में है। तो यहाँ पर मुझे 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले रजिस्टर्स में I1 करंट गया, दूसरे वाले में I2 गया और तीसरे वाले में I3 करंट गया, ठीक है। तो R1 में I1 करंट गया, सिमिलरली R2 में I2 करंट गया और R3 में I3 करंट गया। तो यहाँ पे I करंट आ जाएगा, क्योंकि बैटरी जो होती है ना, बैटरी की एक प्रॉपर्टी यही होती है कि जितना करंट वो देगी ना उतना करंट या वो वापस कर लेगी, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है ना यहाँ पे वो मेंटेन करती है बॉडी, यानी कि बैटरी वो मेंटेन करती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस सिरे पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो R1 के बीच भी पोटेंशियल V है, R2 के बीच भी पोटेंशियल V है और R3 के बीच भी पोटेंशियल V है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि R1 के बीच पोटेंशियल V, R2 के बीच पोटेंशियल V और R3 के बीच पोटेंशियल V, ठीक है। तीनों के बीच पोटेंशियल कितना है V है, ठीक है। अब जो ये I नेट होगा ना, जितना करंट बैटरी ने दिया है वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, ठीक है। और अगर मैं करूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ, मुझे पता है यहाँ से I इज इक्वल टू कितना होता है, V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू तो हो जाएगी V/R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3, ठीक है। और जो I नेट निकल कर आया था उसकी वैल्यू हो जाएगी V/R नेट, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास निकल कर आई। अब मैं ये वाली जो इक्वेशन बनती, इनमें तीनों चारों चीज़ों को इसमें सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ पे रख के, तो यहाँ पर आएगा ये निकल कर आएगा फॉर्मूला यहाँ पर कि 1/R नेट या R इक्विवेलेंट जो आएगा ना वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि ये फार्मूला निकल कर आया सीरीज़ को पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जनरल फार्मूला। अब इसका ये एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट क्या होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। शॉर्टकट होता ये है कि अगर ये मेरे पास 2 रजिस्टर हैं, ठीक है, एक R1 है और एक R2 है, जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बैटरी V से जोड़ा गया है, नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें करंट I गया, तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा। अगर 2 रजिस्टर है ना R1 R2 उनको पैरेलल में जोड़ा गया है ना, तो उनका R इक्विवेलेंट आपको डायरेक्ट लिखना होता है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका जो अगला एप्लीकेशन है ना अगला एप्लीकेशन इसके अंदर है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर, ठीक है। करंट डिवाइडर क्या होता है, करंट डिवाइडर होता ये है कि अगर मेरा यहाँ से I2 करंट पास हुआ, ठीक है, यहाँ से I1 करंट पास हुआ, लेकिन ये इसमें भी पोटेंशियल सेम है और इसमें भी पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करता हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लेने पे मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका V1 V2 बराबर होगा, V1 V2 मतलब इस वाले रजिस्टर जो है इसका V1 माना मैंने, इसका V2 माना, दोनों में पोटेंशियल कैसा है, सेम है, ठीक है। जब V1 V2 बराबर होगा तो यहाँ से आएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। इसे आपको रखना है बराबर। एक चीज़ तो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो कंडीशन सेटिस्फाई ये करेगी कि अगर मुझे I1 निकालना है ना, तो आपको I1 का जो डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट, ठीक है। और आपको अगर I2 निकालना है तो I2 का जो डायरेक्ट फार्मूला होगा ना, वो I2 का डायरेक्ट फार्मूला होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे। यानी करंट डिवाइडर रूल का कुछ नहीं है कि ये कंडीशन याद रखनी होती कहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे दोनों सर्किट के, यानी दोनों रजिस्टर्स के। और ये कंडीशन याद रखनी, अगर I1 निकालना है ना तो दूसरे वाले का ऊपर रखना है रजिस्टर, और I2 निकालना है तो दूसरे वाले का ऊपर रखना है, ठीक है। इससे आगे का अभी जैसे कि अभी करंट डिवाइडर रूल में हमने देखा था, दो फॉर्मूले अभी निकल कर आए थे सामने, ठीक है। तो उसमें यही था कि I1 में मेरे को करंट निकालना है ना, R1 में तो I1 निकालना है मुझे तो R2 ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किस चीज़ से, टोटल करंट है। सिमिलरली I2 की बात थी। लेकिन ये जो दोनों फार्मूले हैं ना, इन दोनों फार्मूलों में एक मसला ये आता है कि ये केवल उन्हीं रजिस्टर्स के लिए हैं जहाँ पर पैरेलल में दो रजिस्टर जुड़े हुए हों। लेकिन अगर दो से ज़्यादा, तीन आ जाएँ, चार आ जाए, पाँच आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया ये रूल निकल गया था, रेशियो रूल हमारे पास। इसमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता कि वही यहाँ पे I1, अगर I करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, तो यहाँ I1 पहुँचेगा R1 के अंदर, ठीक है। R2 में I2 R2 पहुँचेगा, और R3 में I3 पहुँचेगा, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि मुझे पता है कि यहाँ भी पोटेंशियल V है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तीनों के बीच पोटेंशियल V है, ठीक है। R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी। तो मैं तीनों का यहाँ पे रेशियो लेता हूँ, ठीक है, I1 I2 और I3 का। तो वो निकल कर आएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2 टू V अपॉन R3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है, ठीक है। तीन के लिए अगर दो आते हैं, दो पैरेलल में जुड़े हुए रजिस्टर, तो उसके लिए तो करंट डिवाइडर लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर तीन आ जाए ना, उसके लिए आपको केवल सिंपली रेशियो लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक रजिस्टर 2 ओम का है, एक रजिस्टर 6 ओम का, एक रजिस्टर 3 ओम का, ठीक है। और मुझे टोटल करंट कितना देखा, टोटल करंट 12 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल करंट 12 दे रखा है। तो आपको करना ये होता है, इसका रेशियो ले लो करंट का, I1 I2 I3। अभी I1 I2 I3 का कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे I1 गया होगा, यहाँ पे I2 गया होगा, और यहाँ पे I3 गया होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 1/6 और 1/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे 3:1:2 का यहाँ पे I1 I2 का रेशियो आएगा, ठीक है। ये निकल कर आया हमारे पास, ठीक है। अब ये रेशियो तो निकल कर आ गया। अब सवाल ये बनता है कि I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं होता, सिंपली इन तीनों का लेना है मुझे सम। इनका सम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इनका सम हो गया 6। जब इनका सम 6 हो गया, तो अब अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे निकालना है मानो I1, तो I1 के लिए जो I1 वाला कोफिशिएंट होगा उसको तो रखेंगे ऊपर, ठीक है। और जो इनका सम होगा उससे डिवाइड करेंगे। और जो इस सर्किट में टोटल करंट था वो 12 एम्पियर का था, उससे यहाँ पे किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 6 एम्पियर। यानी कि I1 में कितना करंट आया, 6 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना है ना, तो I2 में जो मैं करूँगा, मतलब I2 वाला कोफिशिएंट यानी कि 1 और डिवाइड बाई 6, क्योंकि टोटल जो सम है तीनों कोफिशिएंट का वो 6 से मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे निकल कर आएगा 2 एम्पियर। सिमिलरली I3 का कोफिशिएंट 2/6 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। तो हमने यहाँ पे मतलब इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वहीं पर लगेगा जहाँ पर केवल 2 रजिस्टर होंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रजिस्टर या रेजिस्टेंस लगे होंगे ना, तो उसके लिए आपको रेशियो रूल यहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए। जो मतलब यूज़ होता है वो बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, और 2 के लिए ये वाला वैलिड है ही, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो आज जो यहाँ पर बात करने वाले हैं ना, पावर के बारे में बात करने वाले हैं इस टॉपिक का, यानी कि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है ना, उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो पावर की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पावर आपने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा होगा, यानी मैकेनिकल पावर पढ़ा होगा, तो ये उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ, यह है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब पावर को अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन किया कैसे जाएगा, तो पावर को मतलब डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर इन्फिनिटी से उठा के लाते हैं तो पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, ये W/Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, ठीक है। जब ये फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि पावर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकंड कितना वर्क डन किया जा रहा है किसी भी चार्ज को, किसी भी बॉडी को या किसी भी करंट एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं इसकी डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है। तो इसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है ना पावर का, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसको याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूले को जनरली, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं हम कि जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया, V/Q, ठीक है। ये वाला जो V/Q है वो इस V/Q को पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम में हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा V×Q डिवाइडेड बाई T। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है पावर का, ठीक है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था करंट क्या होता है, जो करंट को डिफाइन किया था, ठीक है। करंट को डिफाइन किया था तो करंट इज इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। करंट होता है Q/T, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पावर इज इक्वल टू V/Q/T, और Q/T किसकी वैल्यू होती है, Q/T करंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ करंट, ठीक है। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू आ जाएगा VI, ठीक है। ये होगा एक जनरल फार्मूला, यानी ये जो पावर इज इक्वल टू VI है ना, ये किसी भी केस में आप लगा सकते हो। अब पावर का जो एग्जाम्पल होता है ना, उसका एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बोर्ड पे पावर का एग्जाम्पल आगा, यानी एग्जाम्पल ऐसे आगा कि अगर एक बैटरी लगी हुई है, उससे करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें होगा क्या, करंट फ्लो होने के साथ साथ एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वो क्रिएट हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है, और ये बैटरी से निकलने वाला करंट है, ठीक है। ये पोटेंशियल, ये करंट है। तो जैसे जैसे करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। यानी कि अगर मैं इसको कांस्टेंट लेता हूँ वोल्टेज को, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की हो गई। यानी कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे पावर इंक्रीज होगी हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे करंट का फैक्टर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे करंट इवॉल्व हो रहा है, करंट अपनी दूरी तय कर रहा है, उसी के हिसाब से पावर, आउटपुट पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करते हैं थोड़ा पावर में आगे चलने पे, देखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, जनरल फॉर्मूला निकल कर आया पावर इज इक्वल टू VI। और पावर का सबसे अच्छा एनिमेशन मैं यही दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये पावर का आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो एनिमेशन है इसमें आप ये देख सकते हैं करंट के फ्लो के साथ साथ पावर जो है ना वो बढ़े जा रही है, मतलब पावर निगेटिव नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। पावर की वैल्यू कितनी आ गई, VI, यानी कि वोल्टेज इनटू करंट। अब आप लोगों ने पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू कितना होता है, IR, ठीक है। अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I²R, ठीक है। पावर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, I²R के बराबर आती है पावर की वैल्यू यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे मैं करंट को रखता हूँ कांस्टेंट, ठीक है।
अगर मैंने करंट को कांस्टेंट रखा है ना, तो जो पावर होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है। किस केस में? पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। और जहाँ पर भी पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, इसको बोलते हैं हम सीरीज। ठीक है, अभी इतना याद रखना है, फिलहाल यहाँ पे सीरीज में है ये। और उसके आगे देखते हैं हम, वही फिर जनरल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, और I का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा V अपॉन आर। ठीक है, इस वैल्यू को फिर यहाँ पे मैं उछेड़ूंगा ये वाले एक्सप्रेशन में, तो पावर का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कांस्टेंट लेता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट लेता हूँ ना, तो पावर जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। और अगर दूसरा वाला एक्सप्रेशन कितना था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट को कांस्टेंट लेता हूँ, ठीक है, तो पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। अब इसका जो ये इंटरप्रिटेशन करने का जो मतलब मकसद था वो था क्या इसके पीछे? इसका मकसद ये था कि अगर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है और वोल्टेज कांस्टेंट है। अब मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि जहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है ना दोनों एंड्स के बीच कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है ये। और मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट कहाँ पे कांस्टेंट होता है, यानी अगर सीरीज में लगे हुए हैं ना, एक रजिस्टर हो, दो रजिस्टर हो या तीन रजिस्टर हो, सीरीज में जो होता है ना करंट डिवाइड नहीं होता, वो जितना बैटरी से निकलता है ना, अगर आई निकला है ना वो आई फिल होकर बैटरी के पास वापस आ जाएगा। तो अगर आई कहाँ पे कांस्टेंट होता है, सीरीज में, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सही, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब जो नई चीज़ यहाँ पर निकल के आई, नई चीज़ निकल कर यहाँ पर ये आती है कि अगर पावर, अगर मेरे पास जो रजिस्टर्स है ना, जो रजिस्टर्स हैं है ना, वो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बो में है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर वाला। ठीक है ये, और अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आर के है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर आर के है। ठीक है, इससे आगे का अभी देखते हैं हम, आप इसे नोट करें। तो जो अभी हमने पावर वाला जो केस देखा था ना, तो उसके बाद ये दो क्वेश्चन है इसके, जो मतलब क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल हैं। तो उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है ना, तो उसमें मुझे दो रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2, यानी R1 की वैल्यू 110 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू भी। अब अगर इसमें 220 वोल्ट का एक DC सोर्स लगा हुआ है, यानी कि पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है, ये पोटेंशियल है यहाँ पे। तो अब मुझे ये बताना है R1 में कितनी पावर कंज्यूम होगी और R2 में कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले पावर निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। ठीक है, सीरीज़ में या पैरेलल में ये देखना है। ठीक है मुझे। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ से करंट आई गया तो इसमें भी आई आया और इसमें भी। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर नेट, यानी V कितना रहेगा 220 वोल्ट अपॉन आर नेट कितना हो जाएगा, वो भी 220 हो जाएगा। तो आई का जो वैल्यू आया है ना, वो 1 एम्पियर हमारे पास निकल कर आया है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर निकल कर आई, यानी इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है और इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये याद करें कि जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं ना दो रजिस्टर, तो उनके बीच जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर जो होती है वो होती है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आती है। तो अब मुझे निकालना है P1, तो सिमिलरली यहाँ पे P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा, P1 इज इक्वल टू आएगा, I1 कितना है 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 110। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू आएगा 110 वॉट। ठीक है,
अब मेरे को निकालना है P2, तो P2 कितना आ जाएगा, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2, तो P2 जो निकल कर आएगा वो भी 110 वॉट निकल कर आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि दोनों सेम आए, तो अब मुझे ये देखना है अगर जो यहाँ पे DC का जो सोर्स लगा हुआ है ना ये कांस्टेंट है ना और करंट दोनों में सेम है, तो जो पावर होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रेजिस्टेंस की होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की होगी, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की होगी मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा P1 P2 का, तो वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे पास, अब एक चीज़ देखें, DC वोल्ट सोर्स है जो 220 वोल्ट का है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें P1 है, दूसरे वाले रजिस्टर में P2 है, एक में P3 है। ठीक है, जब इसमें करंट कांस्टेंट है, करंट कैसा है, कांस्टेंट, यानी सारे जितने भी है ना सब में करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो पावर जो होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी R के, R यानी कि रजिस्टर के, जिसका ज़्यादा रजिस्टर होगा ना उस पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगी, यानी कि जोन से रजिस्टर ज़्यादा होगा उसमें पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, अगर मैं पावर का वो लेता हूँ ना, अगर मैं रजिस्टर का रेशियो लेता हूँ कि कौन सा वाला रजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ रहा है कि R1 लेस देन है R2 लेस देन है R3 से। ठीक है, ये निकल कर आया, और पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, तो पावर का जो फैक्टर निकल कर आएगा ना, एक मिनट, जो पावर वाला फैक्टर निकल कर आएगा ना वो P1 P2 और P3, यानी कि जिसका रजिस्टर सबसे ज़्यादा होगा ना उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका रजिस्टर सबसे कम होगा उसकी पावर सबसे कम होगी। तो इसका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसको थोड़ा देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में, वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 ओम, ये 4 ओम और ये लगा हुआ है 6 ओम। ठीक है, जिसको मैंने एक कांस्टेंट DC सोर्स से जोड़ दिया, यानी 220 वोल्ट से। ठीक है, अब मुझसे पूछा है, मान लो इसमें P1 है, इसमें P2 है, इसमें P3 है, और जब मैंने बताया था कि पावर इज इक्वल टू कितना होता है, V²/R, कहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और यहाँ पर जब V इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो पावर होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आया था। तो अब जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, इसमें पावर P1 है, ये लिखा हुआ है, इसमें पावर P1 है, एक में पावर P2, एक में पावर P3, तो जब पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है ना, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ना उसमें पावर सबसे कम होगी, तो रेजिस्टेंस का जो क्रम है वो ये है, और पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर हो जाएगी ना P1 P2 और P3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि P1 का रजिस्टर जो है ना वो रजिस्टर है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, R1, और इसका जो रजिस्टर है ना R3 वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना तो पावर जो होती है डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे ना यहाँ पे, तो ये एक इसके एग्जाम्पल हैं, और बाकी आप NCERT के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था ना ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स, या जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अगले चैप्टर में मिलेंगे। बाकी आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, NCERT को फॉलो कर सकते हैं, और जो डाउट्स वगैरह का जो कुछ होगा वो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। देखिए।